साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और अब आप हमारी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक भी मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें एक बार फॉलो कर लेते हैं तो जब भी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप ससमय क्लास में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो क्लासेस हमारी लगाई जाएगी वह सुबह 8 बजे से और दूसरा क्लास 9:30 बजे से लगाया जाएगा। 8 से 9 में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और 9:30 से 10:30 में हम लोग रीजनिंग करेंगे और दोनों ही क्लासेज जो होंगी वह लाइव मोड में होगी। हमारी जो भी क्लासेज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगी उसको अगर आप फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। RMV10 इस कोड का उपयोग करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होने वाली मेरी सभी क्लासेज को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन रिपीट करते हुए देखा गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है, तो वैसी संख्या कौन सी है। यानी हमें बताना है एक ऐसी संख्या जिसमें 5, 6 और 7 से भाग करें तो शेष कितना बचे, शेष 2 बचे। और साथ में कंडीशन यह भी डाला है कि 5 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि कुल मिला के हमें चारों विकल्प में से एक ऐसे विकल्प को खोजना है जिसमें 5, 6 और 7 से भाग करने पर शेष कितना बचे, 2। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, 5 से भाग करने पर शेष 2 बचे, ऐसा संख्या कोई सोचिए। सर ऐसा संख्या तो 7 है, 7 में 5 से भाग करिएगा शेष 2 बचेगा। सर ऐसा संख्या तो 12 भी हो सकता है, इसमें भी 5 से भाग करिएगा शेष 2 बचेगा। तो ऐसा कोई भी संख्या जिसमें आप 5 से भाग करिएगा तो शेष 2 बचेगा, उसमें से अगर आप 2 हटा लेते हैं तो वह 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें से अगर 2 हटा लेते हैं तो यह 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक ऐसी संख्या का पता लगाना है जिसमें से 2 हटाने पर वह 5, 6, 7 से पूरा पूरा कट जाए। क्वेश्चन अब चेंज होकर हमारा क्या हो गया, एक ऐसा संख्या हमें पता लगाना है जिसमें से अगर हम 2 हटा ले तो वह 5, 6, 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसमें से अगर हम 2 हटाते हैं, देख लीजिए इसमें से अगर आप 2 हटाते हैं तो जो संख्या बनेगा देख लीजिए क्या होगा, 8 में से 2 माइनस करिएगा 6, बाकी का संख्या कुछ भी होगा लेकिन इसका इकाई अंक तो 6 होगा। और जिस किसी संख्या का इकाई अंक 6 होगा वह कभी भी आपका 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटता है जिसके अंतिम में या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। यहाँ पे देखिए इस वाले संख्या को चेक करिए, इसमें से भी 2 हटाइएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, 6, केवल लास्ट अंक आपका 6, बाकी का अंक तो यही रह जाएगा, लास्ट का अंक क्या होगा, 6। और जिसके भी लास्ट में 6 होगा वह कभी भी आपका 5 से नहीं कटेगा। तो यह दोनों तो 5 से नहीं कटा। आगे चलिए, अब इसमें से 2 माइनस करिए। जब इसमें से आप 2 माइनस करिएगा तो वैल्यू क्या बचेगा, चलिए 2 माइनस करते हैं। जब 2 माइनस करिएगा तो 72 है तो यह 70 बचेगा, और यह 62 है तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। हम 2 माइनस किए हैं। अब 2 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया है वह तो 5 से कट रहा है, क्योंकि अंतिम में 0 है तो 5 से कटेगा। 6 से चेक करते हैं, 6 से वही संख्या कटता है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, और 2 से कोई भी इवन नंबर कटता है, यानी जिसके भी अंतिम में 0 या सम संख्या होगा वह 2 से कटेगा। तो 2 से तो यह सब कट रहा है। 3 से चेक करिए, 3 से कौन संख्या कटता है, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो इसके अंकों को जोड़िए, 9, 9, 18, 9, 27, 27 और 7, 34, अंकों का योग 34 आया, यह आपका 3 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 34 आया, यह आपका 3 से नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा तो यह 6 से भी नहीं कटेगा। कहने का मतलब है कि 3 विकल्प हम लोगों ने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो 3 विकल्प हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, तो जो चौथा विकल्प होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और यह सब करने में आपको मात्र कुछ ही सेकेंड का वक्त लगेगा। यहाँ पे हमें चीजों को सिखाना है इसलिए वक्त लग रहा है। आप डाटा को देखिएगा और आपका आंसर
यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझिएगा। हमें क्या बताना है कि 5, 6, 7 से भाग करने पर शेष 2 बचे। इसका मतलब कि उस संख्या में से 2 हटाने पर वह 5, 6, 7 से कटे। जब इसमें से 2 घटाएं तो अंतिम में 6 आ गया, मतलब 5 से नहीं कटेगा। जब इसमें से 2 घटाएं अंतिम में 6 आ गया, मतलब 5 से नहीं कटेगा। जब इसमें से 2 घटाएं तो अंतिम में 0 आया, इसमें से 2 घटाएं अंतिम में 0 आया, मतलब यह दोनों 5 से कटेगा। तो 5 से तो कट रहा है, लेकिन केवल 5 ही तो नहीं है, इसके साथ 6 और 7 भी है। अब 6 से चेक करेंगे तो 6 से यह नहीं कटा। 2 विकल्प पहले हटा चुके थे, एक विकल्प अब हट गया, यानी चौथा और एकमात्र जो विकल्प बचा है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे क्या है, बोला है कि एक समान बॉक्स का आयाम, आयाम कहने का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भुजाओं की माप 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। देख लीजिए, पहला इसमें से लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा और तीसरा ऊंचाई होगा। सीधे अगर दे दे कि भुजाओं का माप इतना है, आयाम इतना है, इसका मतलब जो पहला होगा वह लंबाई होगा, जो दूसरा होगा चौड़ाई होगा और जो तीसरा होगा वह ऊंचाई होगा। आगे देखिए, बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देख लीजिए, कोई बक्सा है, कोई बॉक्स है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है। अब उसको पूरा पूरा ढकना है, तो पूरा पूरा ढकने का मतलब कि ऊपर वाले पार्ट को भी ढकेंगे, नीचे वाले पार्ट को भी ढकेंगे बाहर से, और चारों दीवारों को भी ढकेंगे। यानी हमें बताना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और किसी भी बक्से का, बक्सा कहने का मतलब घनाभ हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। किसी भी बक्से का या किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है वह होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। किसका? घनाभ का। और घनाभ का आकार क्या क्या होता है? कोई भी कमरा जो होगा वह भी घनाभ के आकार का होगा, टंकी भी घनाभ के आकार का होता है, ईंट भी घनाभ के आकार का होता है, जिसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब हो और सब अलग अलग हो। अगर सब बराबर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगा तो वह घन हो जाएगा। लेकिन तीनों में से कोई एक भी अलग हो या सब अलग अलग हो तो वह आपका क्या होगा? घनाभ होगा। तो बक्सा कहने का मतलब घनाभ, और उसको पूरा पूरा ढकना है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी पार्ट को, ऊपर वाले भाग, नीचे वाले भाग, चारों तरफ सभी भाग को ढकना है। मतलब हमें बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 LB प्लस BH प्लस LH। अब फॉर्मूला के ऊपर लेके आइए, 2 LB यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 80, चौड़ाई 60, 80 गुने 60 हो जाएगा। ठीक है, 80 गुने 60 प्लस BH चौड़ाई गुने ऊंचाई 60 गुना 40 हो जाएगा, इंटू LH। LH का मतलब क्या होता है? लंबाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है आपका 80, ऊंचाई है 40, 80 गुने 40। बस इस पार्ट का हमें कैलकुलेशन करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, यह आपका कितना है? यह आपका 8 छके 4800 हो जाएगा, यह तो आपका 4800 हो जाएगा, 6 चौके 2400 हो जाएगा, और यह आपका 8 चौके 3200 हो जाएगा, यानी कि 10,400। तो 2 गुने सब को जोड़िएगा, कितना होगा? 10,400 हो जाएगा। 10,400 में 2 से गुना करिएगा, 20,800, यानी 20,800 घन सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर ही इसका क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतने ही कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, 4800, 2400 और 3200। 48, 24 और 32 को जोड़ेंगे 104, 00 है तो 00, 2 से गुना करेंगे तो 20,800। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर आयतन निकालना होता तो सीधे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर लेते। आयतन निकालना होता तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर लेते। अगर बक्सा का ढक्कन खुला होता, इसका मतलब कि एक चीज इसमें से माइनस कर लेते, ऊपर वाला पार्ट, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी LB माइनस कर लेते, मतलब 80 गुने 60। इसमें से क्या माइनस कर लेते? 80 गुने 60 माइनस कर लेते। कब? जब ढक्कन खुला होता। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, बहुत ज्यादा रिपीट करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीट करते हुए देखा गया है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि एक दुकानदार फल खरीदने में और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है। देखिए, दुकानदार धोखा कहां देता है? खरीदने में कि बेचने में? सर, दुकानदार धोखा जो है वह खरीदने में भी देता है और बेचने में भी देता है। और कितने % तक? 1% तक। इसका मतलब यह हुआ कि खरीदने वक्त भी 1% का धोखा और बेचने वक्त भी 1% का धोखा। यह दुकानदार खरीदने वक्त भी 1% धोखा देता है और बेचने वक्त भी 1% धोखा देता है। तो इस दुकानदार को होने वाला कुल लाभ AB फॉर्मूला से निकालेंगे।
ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100, यही ए बी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने में और बेचने में दोनों समय धोखा दे तो उस दुकानदार को होने वाला कुल लाभ हम लोग ए बी फॉर्मूला से निकालेंगे। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100, जहां ए के स्थान पर खरीदने वक्त होने वाला लाभ या खरीदने वक्त जितने परसेंट का धोखा दे, बी के स्थान पर बेचने वक्त जितने परसेंट का धोखा दे। इस बार खरीदने और बेचने दोनों वक्त धोखा बराबर है, यानी कि ए का वैल्यू भी 1 होगा और बी का वैल्यू भी 1 होगा। प्लस ए बी यानी कि 1 गुना 1 बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 100 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना 2 होगा। 1 गुने 1 1, 1 में 100 से गुना भाग करेंगे तो 0.01, 1 में 100 से भाग करेंगे ना, 1 बट्टा 100 करेंगे, 1 में 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 में 0.01 ऐड करेंगे तो 2.01, इतना प्रतिशत 2.01, इतना प्रतिशत क्या होगा, इस दुकानदार को लाभ हो जाएगा, कुल लाभ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि खरीदने वक्त देता है 5% धोखा और बेचने वक्त 10% धोखा, तो हम क्या करते, ए के स्थान पर 5 लेते, बी के स्थान पर 10 लेते। लेकिन खरीदने और बेचने दोनों में कम तौल का उपयोग करके 1% धोखा देता है। इसका मतलब खरीदने वक्त क्या करता होगा, यह 1% ज़्यादा तौल लेता होगा और बेचने वक्त 1% कम तौलता होगा। तो कुल लाभ हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 2.0 यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़िए, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका पार्टनरशिप का है, और पार्टनरशिप में जो फॉर्मूला चलता है वह यही है कि कोई भी पर्सन को जो लाभ होगा वह पूंजी गुने समय के बराबर, यानी CA गुने TA। CA का मतलब कैपिटल ऑफ ए गुना टाइम ऑफ ए, इसका मतलब कि ए का लाभ हो गया। उसी तरह से कैपिटल ऑफ बी गुना टाइम ऑफ बी, इससे बी का लाभ निकल जाएगा। अगर और पर्सन है तो कैपिटल ऑफ सी गुना टाइम ऑफ सी, सी का लाभ हो जाएगा। अगर 2 ही पर्सन है तो 2 पर्सन को होने वाला लाभ इतना ही होगा, ए की पूंजी गुने ए का समय अनुपात बी की पूंजी गुने बी का समय। 3 पर्सन है तो सी की पूंजी गुने सी का समय। 4 व्यक्ति है तो डी की पूंजी गुने डी का समय, और सब किस फॉर्म में रहेगा, अनुपात के फॉर्म में। तो पार्टनरशिप में इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं, 2 ही फॉर्मूला, एक तो CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB, जब पार्टनर का संख्या 2 होता है और प्रॉफिट दिया रहता है तब उस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। और दूसरा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यह है, अगर लाभ का अनुपात पूछा जाए तो पूंजी गुने समय, यही आपका लाभ होता है। पूंजी गुने समय, बस इसको आप याद रखिए, पूंजी गुने समय क्या होता है, लाभ। अब यहाँ पे देखिए, उमर और अविनाश ने 10,000 और 15,000 रुपए निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। तो उमर का पूंजी देख लीजिए कितना है, उमर का पूंजी है आपका 10,000, ठीक है, उमर का पूंजी कितना है 10,000, और इसके अलावा अविनाश का पूंजी कितना है 15,000 है। यह 2 पर्सन है, दोनों का पूंजी यहाँ पे है, उमर का पूंजी, अविनाश का पूंजी। क्लियर, आगे चलिए। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीना के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश 8 महीना के बाद, यह पूंजी अविनाश का है, देख लीजिए, यह पूंजी उमर का है और यह पूंजी किसका है, अविनाश का है। अविनाश 8 महीना बाद पूंजी व्यापार से ले लिया, इसका मतलब यह है कि 8 महीने तक तो इसका पूंजी व्यापार में लगा। 8 महीना बाद पूंजी व्यापार से वापस लिया है ना, मतलब 8 महीने तक तो इसका पूंजी व्यापार में लगा होगा। तो 8 महीने में कुल लाभ कितना होगा, पूंजी गुने समय, कुल इतना लाभ हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे पहले 12 मास का लाभ। अच्छा देख लीजिए, उमर जो है अपना पूंजी व्यापार से नहीं निकाला, यानी कि इसका पूंजी व्यापार में पूरा का पूरा 12 महीने लगा। तो पूंजी गुने समय लाभ, उमर को होने वाला लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, अविनाश को होने वाला लाभ। तो पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, कुल दोनों का लाभ हो गया। अब इसका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। दोनों के लाभ का हमें यहाँ पे निकालना है अनुपात, बस निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे 000 है, यहाँ पे 000 काट लीजिए, और अगर काटते हैं 5 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, या वास्तव में क्या है, बट्टा में इतना बट्टा इतना, इसलिए जो वैल्यू कट रहा है उसको काट रहे हैं। 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 से काटिए इसको, 4 तिया 12, 3 यहाँ भी कट गया, इधर कुछ नहीं बचा 1, इधर भी कुछ नहीं बचा 1, यानी दोनों को 1:1 के अनुपात में लाभ होगा। लाभ किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, 1:1 के अनुपात में, मतलब कि बराबर लाभ दोनों में बांटा जाना चाहिए। हमें बस एक छोटा सा काम करना है, पूंजी गुने समय करना है। उमर की पूंजी गुने उमर का समय, उमर का लाभ हो जाएगा। अविनाश की पूंजी गुने अविनाश का लाभ, अविनाश की पूंजी गुने अविनाश का समय, अविनाश का लाभ हो जाएगा। दोनों के लाभ का अनुपात निकालना है। बस ध्यान रखिएगा कि अविनाश का पूंजी व्यापार में मात्र 8 महीना लगा है और उमर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब उमर का पूंजी शुरू से अंत तक लगा रहा, मतलब पूरा का पूरा 12 मास यानी 12 महीने तक लगा रहा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को
को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा करते हुए कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं MDH फॉर्मूला। MDH फॉर्मूला का उपयोग आपको कहाँ करना है, जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में वर्कर का संख्या भी दे, प्रत्येक दिन कितना घंटा काम करता है यह भी दे, और कितने दिनों तक काम करता है यह भी दे, तीनों चीज रहे, वर्कर का संख्या, प्रत्येक दिन कितना घंटा और कितने दिन में काम करता है, तीनों चीज दिया रहे तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं MDH। MDH फॉर्मूला क्या है, MDH फॉर्मूला है M1 गुना H1 गुना D1। एक ही चीज है, M1 D1 H1 करे या M1 H1 D1 करे। M1 गुने H1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है आपका, M2 गुना H2 गुना D2, और इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में W2 होगा। इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं। जहाँ भी 2 लगा हुआ है, अगर एक ही डाटा दूसरा बार आएगा तो उसको 2 से डिनोट करेंगे, पहली बार आएगा तो उसको 1 से डिनोट करेंगे। जैसे M फॉर यहाँ पे होगा मैन, यानी वर्कर का संख्या, पहला बार वर्कर का संख्या जितना होगा उसको M1 से डिनोट करेंगे, पहला बार यानी पहले ग्रुप का वर्कर जितने घंटे तक काम करेगा उसको H1 से डिनोट करेंगे, और जितने दिनों तक काम करेगा उसको D1 से डिनोट करेंगे, और जो काम करेगा उसको W1 से। तो ध्यान रखिएगा, बस एक ही चीज इसमें ध्यान रखना होता है कि जो काम का मात्रा होगा उसको हमेशा आपको नीचे रखना है, यानी वर्क जो होगा उसको कहां रखना है, हमेशा वर्क हमेशा नीचे रखना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि 10 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 12 दिनों में इतना पैसा कमाता है, तो पैसा कितना कमाएगा, जितना काम करेगा। तो पैसा भी कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। पैसा भी कहां रखना है, आपको नीचे रखना है। काम भी कहां रखना है, नीचे रखना है। जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा। तो क्वेश्चन में अगर पैसा भी दिया जाए तो उसको नीचे रखना है। यहां पे देख लीजिए, व्यक्ति का संख्या कितना घंटा कितना दिन काम करता है, बट्टा में जो काम का मात्रा है उसको लिखेंगे। दूसरी बार जो वर्कर का संख्या होगा उसको M2 से, दूसरा बार जितने घंटे तक काम करेगा H2 से, दूसरा बार जितने दिन काम करेगा D2 से, है ना, और दूसरा बार जो काम करेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे W2 से। इस फॉर्मूला में कई बार क्या होता है कि अगर पहले पार्ट में आवर का चर्चा नहीं किया है तो फिर दूसरे पार्ट में भी हम लोग आवर नहीं लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2। अगर क्वेश्चन के पहले पार्ट में आवर का चर्चा ना करे, घंटे का चर्चा ना करे कि प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है, तो फॉर्मूला हमारा जो है वह क्या बन जाएगा, M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2। लेकिन अगर आवर दिया जाए तो फिर फॉर्मूला हमारा यह वाला रहेगा। अब देखिए क्या बोला है, वर्कर का संख्या 30 आदमी, तो M1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, इनटू प्रतिदिन 5 घंटा काम करके, तो H1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, है ना, करके एक काम को 16 दिन में, कितना दिन में, 16 दिन में, कितना काम को, एक काम को। काम का मात्रा नहीं दे रखा है तो काम का मात्रा हम 1 ले लेंगे। अगर मात्रा कुछ भी नहीं दे तो मात्रा क्या ले लेना है, काम का 1 ले लेना है। क्लियर, आगे चलिए। अब बोला है उसी काम को, अब सेकेंड टाइम उसी काम को, मतलब अब जो भी डाटा होगा 2 का डाटा होगा। 40 आदमी, दोबारा से पर्सन दिया है, व्यक्तियों का संख्या दिया है, उसको हम लोग M2 से डिनोट करेंगे। दोबारा जो वर्कर आएगा उसको M2 से, पहली बार जो वर्कर आएगा उसको M1 से। तो M2 के स्थान पर 40, प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब D2 का मान पूछा, इसको हम x मान लिए, x दिनों में मान लेते हैं पूरा करेगा। और उसी काम को, मतलब इस तरफ जितना काम हुआ है उधर भी उतना ही काम लेना है। सेम अमाउंट ऑफ वर्क हमें कराना है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क इधर लिए हैं उतना ही, मतलब इधर भी 1 इधर भी 1। क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, D2। पहला पार्ट वाला डाटा हर बार निश्चित रूप से देगा, जब भी पूछेगा तो सेकेंड में से या तो M2 पूछेगा या H2 पूछेगा या D2 पूछेगा या फिर W2 पूछेगा। अब आप इसे सोल्व करिए, देखिएगा जो वैल्यू कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो 0 से तो पहले 0 काट लीजिए, ठीक है, हटाइए इसको। 4 से काटिए, 4 चौके 16 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। 1 से तो आपका कुछ लेना देना है नहीं, हटा दीजिए। 5 दूना 10 इधर बचा, बराबर इधर क्या है आपका x बराबर 10। x क्या माने थे, x माने थे कि प्रतिदिन कितने, मतलब काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जो पूछा जाता है क्वेश्चन में जनरली उसी को x मानते हैं, तो x का वैल्यू आपका 10 दिन आया, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 10 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका नल और टंकी से है। बोला यह गया है कि 3 नल PQR अलग अलग एक टंकी को भरने में जो समय लिया है उसका अनुपात 2:1:6 है। देखिए PQR के द्वारा जो समय लिया गया है ना उसका अनुपात है 2:1:6, ठीक है। यह इन सब पाइप के द्वारा, नल के द्वारा भरने में जो समय लिया गया है उसका अनुपात है। अब इसके बेसिस पर हम लोगों से क्वेश्चन यह पूछा है कि इनमें से सबसे तेज नल कौन है।
सबसे तेज नल यानी सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसका है, सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसका, यह हमें बताना है। प्रत्येक के द्वारा जो समय लिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पे कि सबसे अधिक कार्य क्षमता किसका है। अब ध्यान से एक चीज आप समझिएगा, किसी भी काम को करने में ज़्यादा समय किसको लगता है, जिसका इफिशियंसी कम होता है। जो कम तेज होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा और जो ज़्यादा तेज होगा उसको समय कम लगेगा। तो देखो इसमें सबसे कम समय किसको लगा है, क्यू को लगा है। देख लीजिए सबसे कम समय क्यू को लगा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा तेज कौन है, सबसे ज़्यादा तेज इसमें क्यू है। और सबसे धीमा कौन है, सबसे धीमा आर है, क्योंकि आर को सबसे ज़्यादा समय लगा है। समय का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, सबका समय दे रखा है, तो समय से तो हम लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जिसको समय ज़्यादा लगता है इसका मतलब कि वह तेज नहीं है, वह कम तेज है, वह धीमा है। और जिसको समय सबसे कम लगता है इसका मतलब कि वह सबसे ज़्यादा तेज है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा तेज कौन है, क्यू। इस क्वेश्चन में आंसर यहाँ मत चुनिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं कि यहाँ सबसे फास्ट कौन है, क्यू है, क्योंकि क्यू को समय सबसे कम लगा है। आगे चलिए, अगला देखिएगा क्या है। यह क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। बोला यह गया है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग डिनोट करते हैं CI से, और साधारण ब्याज यानी इसको डिनोट करते हैं SI से। और इस दोनों का अंतर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 45 रुपये, यह आपका दे रखा है। ठीक है, रुपए के फॉर्म में यही एक डाटा दे रखा है। हम लोगों से क्या पूछा है, वह राशि ज्ञात करिए, वह राशि ज्ञात करिए, इसका मतलब कि मूलधन बताना है। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दे रखा है और पूछा गया हम लोगों से कि वह प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। गौर से एक चीज समझिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में रेट कितना है, रेट आपका है 12.5%। 12.5% का वैल्यू क्या होता है सर, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। टाइम कितना है, टाइम आपका 2 वर्ष है। देख लीजिए, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे रेट है 12.5%, 12.5% का मान निकालिए ना, 12.5 प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 0, 125 हटे 1000, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 8, 1/8 तो आया। 12.5% का वैल्यू 1/8 आपको याद भी रखना है। 33.1/3 का वैल्यू 1/3 याद भी रखना है। कॉमनली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। CI पूछा जाए, SI पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, अमाउंट पूछा जाए, CI SI में अंतर पूछा जाए, दूसरे साल का CI पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाएगा ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी मेथड से देखने वाले हैं जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए गौर से समझिएगा। देखिए अब आप क्या करिए ना कि मूलधन अपने मन से कुछ भी एज्यूम करिए, लेकिन कुछ भी एज्यूम करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, भिन्न बन जाएगा, भिन्न बनेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे जो मान निकाले हैं ना उसके बट्टा में जो वैल्यू है, अगर टाइम 2 वर्ष रहे तो इसके स्क्वायर के बराबर मूलधन मान लेना है, और अगर टाइम 3 वर्ष रहे तो इसके क्यूब के बराबर मूलधन मान लेना है। मूलधन मानना है कुछ भी मान सकते हैं, बट एक ऐसा मूलधन आप मानिए जिससे जो सॉल्यूशन हो वो फ्रैक्शन में ना जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में जाएगा तो सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। तो टाइम 2 वर्ष है तो इसके स्क्वायर के बराबर हम मूलधन मान लिए, तो माना कि मूलधन बराबर 64 यूनिट, रुपए नहीं, अभी क्या माने, 64 यूनिट मान लिए। अब ध्यान से समझिएगा, 64 यूनिट हम मूलधन मान लिए। अब आगे क्या है कि हमें ब्याज जोड़ना है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8, तो जो भी मूलधन होगा उसका 1/8 ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 64 का 1/8 कितना होता है, 8। भाई 64 का आपको 1/8 निकालना है, तो 8 8 64, 8 रुपये तो होगा। तो अगर मूलधन 64 रुपये है तो इसके पहले साल का ब्याज आपका हो जाएगा 8 रुपये। इसके 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, तो मूलधन के 1/8 के बराबर यानी कि 8 रुपये। तो अगर मूलधन हमारा 64 रुपये है तो पहले साल का ब्याज 8 रुपये। अब दूसरे साल में चलते हैं। दूसरे साल मूलधन का 1/8 तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, तो 64 का 1/8 8 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का खास बात है, ब्याज पे भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो मूलधन के ऊपर तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, कितना परसेंट, 12.5% यानी 1/8। तो मूलधन का 1/8 तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर इसके पीछे कोई ब्याज होगा तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है,
तो इसके पहले देख लीजिए यही तो ब्याज है, तो इसके ऊपर भी तो ब्याज जोड़ा जाएगा। कितना, जितना रेट है 12.5%, 12.5% यानी 1/8। तो 8 का 1/8 मतलब कि 1 रुपये और ब्याज जोड़ा जाएगा। 1 रुपये और ब्याज क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। मूलधन पे तो ब्याज देना ही होगा, साथ में इसके पहले जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज देना होगा। ब्याज कितना देना होगा? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ रेट 12.5% मतलब कि 1/8 ब्याज देना होगा। अब देखिए मूलधन हमारा यहाँ क्लियर हो गया 64। पहले साल का ब्याज 8, दूसरे साल का ब्याज 8 और 1 9, दूसरे साल का ब्याज 9 है। साधारण ब्याज 8 और 8 16, चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 16 और 1 17। साधारण ब्याज तो हर साल का समान होगा, तो साधारण ब्याज कितना? 8 8 16 और 1 17, सॉरी 8 8 16। चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 16 और 1 17। क्लियर, सब कुछ क्लियर है। अब आगे देख लीजिए, साधारण ब्याज कितना? 8 और 8 16, चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 16 और 1 17। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर, तो CI 17 है और SI आपका 16 है, तो 1 का अंतर। और वैसे भी जो नीचे वाला डाटा होगा ना, नीचे वाला, यूपर वाली लाइन को छोड़ के जो नीचे वाला डाटा होगा वह CI और SI का अंतर होगा। तो CI और SI में अंतर कितना का अंतर यहाँ पे कितना यूनिट है? 1 यूनिट, जबकि रियल में कितना यूनिट? 45 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे पता है कितना रुपया? 45 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू पता है ना, 45 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू 45 रुपये। हमें क्या बताना है? वह राशि यानी कि मूलधन। मूलधन कितना माने हैं? 64। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर है हमारा 45 रुपये, तो 64 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 45 गुने 64। 45 गुने 64 हो जाएगा कितना? 2880। यानी 2880 रुपये जो है यही आपका क्या होगा? यही आपका मूलधन हो जाएगा। 2880 ऐसे भी कर सकते थे। CI कितना है? CI SI में अंतर 45 रुपये, यूनिट वाइज 1 यूनिट। तो 45 रुपये 1 यूनिट का मान है, 1 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है? मूलधन यानी 64 यूनिट का मान, तो 64 से गुना करेंगे। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम लोग उसे अमाउंट पूछता यानी कि मिश्रधन पूछता, तो 64 रुपये मूलधन हो गया, 8 8 16 और 1 17 रुपये आपका ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 64 और 17 81, 81 रुपये हमारा मिश्रधन होता। 81 मतलब 81 यूनिट का मान निकालते, तो 1 यूनिट का मान 45, तो 81 यूनिट का मान 45 गुना 81 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एज से है। पिता और पुत्र की आयु में 3:1 का अनुपात। पिता और पुत्र यानी कि फादर और सन के एज का जो रेशियो है यहाँ पे वह 3:1 है। अनुपात में अगर डाटा दे तो प्रत्येक में x लगाइए, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि अनुपात जो होता है वह आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। जैसे 3:1 का मतलब 3/1, तो यह कट के वैल्यू हो सकता है कि पहले 30 और 10 रहा होगा, तो कट के 3:1 आया। तो पहले तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो कटने के बाद यानी सिंप्लीफाइड यह वैल्यू है आपका। पहले कितना गुना था हमें नहीं पता, तो हम प्रत्येक में x लगा दिए। और वैसे भी अनुपात के प्रत्येक पद में कुछ भी लगाइएगा उससे मान में कोई अंतर थोड़े आएगा, इससे तो यह वाला आपका कट जाएगा। प्रत्येक में x लगा दिए। अब देखिए डाटा क्या बोला है, बोला है उनके आयु का गुणनफल। गुणनफल तो पहला का आयु 3x, पुत्र का आयु 1x, गुणनफल 3x गुना 1x, यही तो होगा। जबकि दे रखा है कितना? 147 दे रखा है। अब देखिए जो इधर गुना में है 3x में 1x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर होगा, x गुने x स्क्वायर, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बराबर 147। 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में काटिए, 3 चौके 12, 3 नमा 27। x स्क्वायर का वैल्यू 49, तो x का वैल्यू कितना? 7। x का वैल्यू आपका 7 आ गया। अब x का वैल्यू 7 आया, पूछा क्या गया है? उनके आयु का योग। तो पिता और पुत्र की आयु का योग बताइए कितना होगा? 3x प्लस 1x यानी कि 4x, यही तो होगा पिता और पुत्र की आयु का योग। 4x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू 7 है, तो 4x का वैल्यू 4 गुने 7 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। तो यही आयु हो जाएगा किसका? पिता और पुत्र के आयु का योग। जब भी आयु का गुणनफल दे तो प्रत्येक में x जरूर लगाइएगा, नहीं तो फिर आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। योगफल देता, अंतर देता, फिर हम बिना x लगाए हुए भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आयु का गुणनफल दे उस केस में आप क्या करिए? प्रत्येक में x जरूर लगाइए। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोला 3 संख्याएं दी गई हैं जिसमें दूसरी संख्या पहली की तिगुनी। सबसे पहले देख लीजिए 3 जो संख्या दे रखा है उन तीनों संख्याओं का हम रिलेशन चेक कर लेते हैं कि रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन यहाँ पे दे रखा है कि 3 संख्या जो है दूसरी संख्या पहली की तिगुनी, दूसरी संख्या जो है वह पहले संख्या का तिगुना, यानी पहले संख्या का जो भी वैल्यू होगा उसका तिगुना दूसरा संख्या, और तीसरी संख्या की दुगुनी।
किसके बारे में बोला है? दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है और दूसरी संख्या की दोगुनी है। यही तो बोला है क्वेश्चन में। जो दूसरी संख्या है उसके बारे में रिलेशन दे रखा है पहली और तीसरी से, कि दूसरी संख्या पहली की तिगुनी दूसरी की दोगुनी है, पहली की तिगुनी और तीसरी की दोगुनी। यही तो बोला है। हाँ यही है आपका। अब सोचिए जरा सा कि क्या डाटा ले, ऐसा कौन सा संख्या ले। केवल इसी संख्या के बारे में आपको सोचना है, बाकी इन दोनों का वैल्यू अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई संख्या आप सोचिए जिसको हम तिगुना और दोगुना दोनों बना सकते हैं, तो 3 और 2 का गुणनफल 6 हो जाएगा, मतलब दूसरा संख्या 6 हो गया। अब दूसरा संख्या 6 हो गया तो पहला संख्या क्या लेना पड़ेगा? 2, तभी तो इसका तिगुना 6 होगा। और यहाँ पे देख लीजिए तीसरा संख्या क्या लेना होगा? 3, तभी तो इसका दोगुना 6 होगा। ठीक है, चलिए तो तीनों संख्याओं का अनुपात हमें यहाँ पे पता चल गया है। आगे देखिए बोला है इन संख्याओं का औसत 66। इन संख्याओं का औसत कितना बोला है? 66। अब यहाँ पे आप औसत निकालिए। औसत देख लीजिए, इन तीनों संख्याओं का योग देख लीजिए, डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इन तीनों संख्याओं का औसत 66 है, यानी तीनों संख्याओं का कुल योग 66 गुणे 3 होगा ना। योग 66 कहने का, औसत 66 कहने का मतलब प्रत्येक संख्या का मान 66 है, तो कुल योग क्या होगा? 66 गुणे 3 होगा। दो संख्याओं का औसत 10, यानी दोनों का कुल योग 2 गुणे 10। तीन संख्याओं का औसत 10, यानी तीनों संख्याओं का कुल योग 3 गुणे 10। तो उसी तरह से तीन संख्याओं का औसत 66 है, तो तीनों का कुल योग 3 गुणे 66 होगा। जबकि अनुपात में तीनों का योग 2, 6, 8 और 3, 11, मतलब कि यह अनुपात 11 का वैल्यू है, तो अनुपात 11 से भाग करिएगा तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है पहली संख्या यानी अनुपात 2 का मान, तो हम अनुपात 2 से गुना करेंगे। जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। देख लीजिए तीनों संख्या का योग इतना, जबकि यहाँ पे 2, 6, 8 और 3, 11, अनुपात 11, तो अनुपात 11 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू इतना गुणे 11। और हमें बताना है पहली संख्या यानी अनुपात 2 का मान, तो 2 से गुना। दूसरी संख्या पूछता है यानी अनुपात 6 का मान, तो हम 6 से गुना करते। तीसरी संख्या पूछता है यानी अनुपात 3 का मान, तो हम 3 से गुना करते। सोल्व करिए, बहुत ही सिंपल वे में आंसर आपका आ जाएगा। 11 छक्के 66, 6 त्रिक 18 दूना 36, यानी कि जो दूसरा संख्या पहला संख्या हम लोग खोज रहे थे उसका वैल्यू आपका 36 होगा। मीन्स कि विकल्प ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है और बनाने का इसका जो तरीका है बहुत सिंपल है। पहले भी कई बार हम इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, स्पेशल इस तरह का 3-4 क्वेश्चन लेकर के भी हम इस टाइप को क्लियर कर चुके हैं। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? बोला है कि निधि एक स्थान से चलकर जाने में और साइकिल से आने में 3 घंटा 45 मिनट, जाने और आने में इतना समय लगता है, और चलकर जाने आने में 4 घंटा 20 मिनट लगता है, तो साइकिल से आने जाने में क्या समय लगेगा? तो हमने आपसे कहा है कि ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने का तरीका यह है कि जो पहले समय दे उसको कर लीजिए 2 गुना। तो 3 घंटा 45 मिनट का 2 गुना कितना हो जाएगा? 7 घंटा। 3 घंटा का 2 गुना 6 घंटा, और 45 मिनट का 2 गुना हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, यानी कि 7.5 घंटा। क्या करना है आपको? जो पहला समय दिया गया है उसको 2 गुना करिए। तो 3 घंटा 45 मिनट का 2 गुना, 3 घंटा का 2 गुना 6 घंटा, 45 मिनट का 2 गुना 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, तो 6 घंटा और 1.5 घंटा 7.5 घंटा, इसको 2 गुना करेंगे 7.5 घंटा। तो जो पहले समय दे उसको कर लीजिए 2 गुना, और पहला वाला समय को 2 गुना करने के बाद जो दूसरा समय है उसको इसमें से माइनस कर लीजिए। तो इसमें से क्या माइनस कर लेंगे? 4 घंटा 20 मिनट, बस माइनस कर लीजिए। पहला वाला जो समय है उसको कर लीजिए 2 गुना, और उसमें से दूसरा वाला समय माइनस कर लीजिए। माइनस करिए, 30 में से 20 माइनस करिएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा? 10, और 7 में से 4 माइनस करिए 3 घंटा 10 मिनट। यही आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में 3 घंटा 10 मिनट का समय इसको लग जाएगा, निधि को लग जाएगा। क्या करना है फिर से समझिए, जो पहले वाला समय दिया है उसको कर लीजिए 2 गुना, और उसमें जो दूसरा वाला समय है उसको घटा लीजिए। आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर तो आप करते ही रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।